नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस की, जो आए दिन जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके सॉल्यूशंस भी आपको यहीं पर मिलेंगे, कंप्लीट डिटेल्स आपको दी जाएगी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, आपको बताना है भारत में स्थित वे दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है कवारती तथा न्यूमूर, ग्रेट अंडमान या लिटिल निकोबार, पाम्बन या बैरन, नारकोंडम या बैरन द्वीप। तो दोस्तों, आपका जो आंसर बिल्कुल जो डी है करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंदर नारकोंडम अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, और जो एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है दोस्तों, यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का मतलब जिसमें अभी भी उद्गार होता रहता है और लावा बाहर निकलता रहता है, लेकिन सुसुप्त ऐसा होता है जिसमें से उद्गार होने की संभावना बहुत कम होती है। तो दोस्तों, भारत में स्थित यह दो महत्वपूर्ण ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम द्वीप और दूसरा बैरन द्वीप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, वही प्रश्न लिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो प्रश्न ज़्यादा आसान है उन्हें हमने छोड़ दिया है, आपको एक अच्छा लेवल ही कराया जाएगा। प्रश्न नंबर 303 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित नेबुलर सिद्धांत। दोस्तों, पूछा जाता है कि नेबुलर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। वैगनर, बी लाप्लास, सी कांट या फिर डी जीन्स तथा जेफरीज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाप्लास। 1796 में 1796 में लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना, ठीक है, निहारिका परिकल्पना दी थी। ये एक सिद्धांत इसने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ। सूर्य को युवा अवस्था से संबंध है। इसने क्या कहा था कि जो ग्रह हैं उनका जो निर्माण हुआ है वह घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ है, और इन्हीं की जो युवा अवस्था है उसे सूर्य कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सिद्धांत दिया था नेबुलर सिद्धांत लाप्लास ने 1796 में। चलिए प्रश्न नंबर 309 अब हम देखेंगे, कोपेन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भूगोल के किस क्षेत्र में रहा। यानी कि कोपेन ने भूगोल में किस क्षेत्र में योगदान दिया। ऑप्शन स्थिराकृतियों का अध्ययन, बी जलवायु वर्गीकरण, सी अपर्दन चक्र या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है, और यह 1918 में भारत को 3 जलवायु क्षेत्रों में इसने विभाजित किया। दोस्तों, पहले इसने 3 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया, लेकिन उसके बाद इसे 5 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। यदि बात आए अभी, तो अभी 5 मुख्य जलवायु प्रदेश में भारत हमारा विभाजित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कोपेन का संबंध जलवायु वर्गीकरण से है। आप जब भूगोल पढ़ते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा ऐसे लिखे हुए आते हैं ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 जलवायु प्रदेश हैं। इन्हीं के अंदर फिर उसने छोटे छोटे क्षेत्रों को निर्धारित किया है। चलिए प्रश्न नंबर 310 देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन से जलवायु वर्ग का निर्धारण मासिक औसत तापमान के आधार पर नहीं किया गया। अब देखिए क्या कहना चाहता है, इसने कहा कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, इनमें से कौन से जलवायु वर्ग का निर्धारण मासिक औसत तापमान के आधार पर नहीं किया गया। तो सी, ए, बी या ई। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि बी प्रकार। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण पद्धति का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मान को रखा है। ठीक है, ये मासिक मान के आधार पर बताता है। वर्गीकरण की इस विधि के अनुसार 5 जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है, जिनमें आपके ऑप्शन ये ए उष्णार्ध जलवायु, बी शुष्क जलवायु, सी गर्म जलवायु, डी बर्फ जलवायु और ई हिम जलवायु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 312, सवाना किस जलवायु वर्ग का उपविभाग है। यानी कि जो सवाना जलवायु पाई जाती है ये किसका एक उपविभाग है। उष्णकटिबंधीय, नम मध्यतापीय, नम शीत या फिर शुष्क। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार के जलवायु मिलते हैं। ये जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन, फिर बी सवाना वन और सी मानसूनी जलवायु। ये सभी के सभी
सवाना जलवायु वर्ग के उपविभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेपी प्रकार की जलवायु के क्षेत्रों में किस प्रकार का वर्षण सबसे अधिक होता है? पर्वतकृत, संवहनीय, चक्रवातीय या फिर सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, चक्रवातीय। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतकृत ही होती है। संवहनीय वर्षा विषुवतरेखीय प्रदेश में दोपहर के बाद होती है। चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। उष्ण क्षेत्रों में चक्रवातीय वर्षा गर्मी में हुआ करती है। उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा जाड़े की ऋतु में होती है। ठीक है दोस्तों, जो उत्तर भारत है हमारा, इसमें जो चक्रवातीय वर्षा होती है वह जाड़े की ऋतु में होती है। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, किस जलवायु को टेगा नाम से भी जाना जाता है? टेगा नाम से किसे जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, चीन तुल्य, नम शीत या फिर नम मध्यम तापी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जो टेगा जलवायु प्रदेश 45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ ठंडी जलवायु है। साइबेरिया में इसका सर्वाधिक विस्तार है, इस कारण इसे साइबेरियन जलवायु भी कहा जाता है। संसार का जो सबसे ठंडा स्थान वह है बरखोयांस्क। ठीक कहाँ पर है? बरखोयांस्क -50 डिग्री यहाँ पर तापमान पाया जाता है और संसार का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर भी यही मिलता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अबेसल शब्द का संबंध किससे है? अबेसल, अब देखिए, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है या समुद्रों का गहरा क्षेत्र है, छिछले सागरों में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं या फिर गहरे सागरीय नीतल के उभरे हुए भाग है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, समुद्रों का गहरा क्षेत्र है। इसमें देखिए अन्य बातें, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। पृथ्वी की जो केंद्रीय भाग है उसे क्रोड कहा जाता है। छिछले सागरों में पाए जाने वाले जीव जंतु को प्लैंकटन कहते हैं। जो छिछले सागर हैं उनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको प्लैंकटन कहा जाता है। और दोस्तों जहां पर प्लैंकटन ज्यादा होगा वहां पर मछलियों का शिकार ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि प्लैंकटन क्या है? मछलियों का आहार है, मछलियों का भोजन है। और प्लैंकटन का निर्माण ऐसी जगह होता है जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में आकर मिलती है, जैसे ग्रांड बैंक, यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधारा आकर मिलती है जिससे यहाँ प्लैंकटन का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 318, सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कौन से पदार्थ को व्यावसायिक उत्पादन समुद्री जल से किया जाता है? यानी कि सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उत्पादन जो है व्यावसायिक उत्पादन समुद्र से किया जाता है? तो यह आपको पता होगा, आयोडीन जो है समुद्र से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग शब्द से क्या तात्पर्य है? फॉलोइंग, आपको इसे याद रखना है। फॉलोइंग शब्द से क्या तात्पर्य है? पहला स्थानांतरित कृषि है, भूमि को प्रति छोड़ना है, सघन कृषि है या फिर बागाती कृषि है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित कृषि। स्थान बदल बदल कर खेती करने को कहा जाता है। इसे उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे झूम खेती पूछे या फिर आपसे फॉलोइंग खेती पूछे या फॉलोइंग शब्द पूछे तो आपको क्या बताना है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का ही अन्य रूप झूम खेती है। सघन कृषि से तात्पर्य है कम क्षेत्र पर अधिक मानव श्रम। इंडोनेशिया में सघन खेती प्रचलित है, यानी कि कम क्षेत्र पर अधिक लोगों का कार्य करना। बागाती कृषि, अब देखिए बागाती कृषि क्या है? बागाती कृषि भूखंड को छोटे छोटे खंड में बांटकर खेती करना ताकि विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके, जैसे रबड़, कॉफी, ये सब क्या है? बागाती कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों स्थानांतरित कृषि क्या है? देखिए यदि कहीं पर, एक सेकेंड, ये जो कृषि है आदिवासी लोग करते हैं, ये जंगलों में इस कृषि को किया जाता है। ये लोग जंगल में जो छोटी मोटी झाड़ी होती हैं उसको जला देते हैं और वहीं पर 2-3 साल के लिए कृषि करते हैं, जिसे झूम खेती कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, नागा लोगों के गांव की स्थिति किस परिस्थिति के साथ संतुलन को दर्शाती है? बाढ़ की आशंका का क्षेत्र, शुष्क जलवायु, सुरक्षा की आवश्यकता या उपरोक्त सभी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा की आवश्यकता।
क्वेश्चन नंबर 325, एक फसली कृषि किस प्रकार की कृषि का प्रमुख लक्षण है? तो यह स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आती है, एक फसली कृषि, जिसे मोनोकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? एस्किमो, बोडो, पिग्मी या फिर मसाई? तो इसमें से जो आपकी मसाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, यही जनजाति पशुचारण करती है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। देखिए, मसाई पूर्वी अफ्रीका के चलवासी पशु चालक केन्या, टांगविका व पूर्वी युगांडा के पठारी क्षेत्रों में मसाई घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन है। मसाई जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन रक्त है। ठीक है, इन्हें रक्त पिपासु भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है, किस जनजाति को रक्त पिपासु कहा जाता है? तो वह मसाई है। इसका निवास अंडाकार झोपड़ी होता है, जिसे क्रोल कहा जाता है। एस्किमो व पिग्मी यह आखेटक व आहार संग्राहक हैं। टुंड्रा प्रदेश की सभी जनजातियां आखेट एवं भोजन संग्रह का कार्य करती है। अब बोडो है। बोडो पश्चिम अमेजन बेसिन में निवास करने वाली जनजाति है। ये आदिम कृषक के रूप में जीवन यापन करते हैं। बोरो अमेरिका के रेड इंडियन के समान है। बोरो जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो इसमें दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है। पहला, इनकी झोपड़ी को क्रोल कहा जाता है। ये रक्त पीते हैं, इसलिए इन्हें रक्त पिपासु भी कहा जाता है। इसके साथ साथ में इनका जो घर है वह क्या है? अंडाकार है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये आपको भली भांति मालूम होगा, 8,848 मीटर जो हिमालय है इसकी ऊंचाई है, और ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ऑप्शन है गुरामच, झाप, त्रिमी। दोस्तों आप इसे इसी कोड से याद रखना। क्या कोड लिखा है? गु रा मज, ठीक है, झाप, गुरामच्छ, झाप, त्रिमी, यही आपका कोड है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये ऐसे लेकर ऐसे इधर से इधर को गुजरती है। तो ये जो है कोड, ये कर्म वाइज है, और आपको इसी कर्म को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो जो मन्नार की खाड़ी है ये आपके गुजरात में स्थित है, तमिलनाडु के पूर्व में है, केरल के पश्चिम में है, या फिर कन्याकुमारी के दक्षिण में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है और भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। इसके बाद आपका भारत का जो मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम, कितने देशांतर का स्थानीय समय है? भारत का जो मानक समय है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भाई आपको भली भांति मालूम होगा, जो इलाहाबाद के निकट कहाँ से? नैनी से गुजरता है। दोस्तों ये किस किस राज्य से गुजरती है? जो आपकी टाइमलाइन है ये पूछा जाता है कि टाइमलाइन किस किस राज्य से गुजरती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका कोड है ऊम छुआ। ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ऊम छुआ। ठीक है, ये इसका कोड है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये आपका हो गया ऊम छुआ, उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश। ये आज जो टाइमलाइन है यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत और चीन के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा उसको डूरंड लाइन कहते हैं। दोस्तों भारत और जो बांग्लादेश है इसके बीच की जो रेखा है अभी उसे 0 डिग्री लाइन कहते हैं। पहले इसे भी हम क्या रेड क्लिफ लाइन ही बोलते थे। अभी ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच में थी, तो उसमें जो ऑप्शन दिया गया था वह भारत और बांग्लादेश दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों ये पूछा गया है भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन, या फिर 19वीं समानांतर रेखा। देखिए तिब्बत और चाइना एक जैसे ही हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? मैकमोहन रेखा ही हम इसे मानेंगे। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है। ये प्रश्न भाई हम कर चुके हैं। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी में,
नीलगिरी में, विंध्याचल में या फिर अरावली में। जो कोडाई कनाल एक पर्यटन स्थल है, यह तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कोडाई कनाल है वह तमिलनाडु में है और पालनी पहाड़ी में स्थित है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने एक दोस्त के पास तो कम से कम इसे शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे से जानकारी हो सके और वह भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट करे। दोस्तों, आने वाले समय में हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।